हेलो एवरीवन। ऑस्टियोपोरोसिस का टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे उसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके रिस्क फैक्टर्स तक पढ़ा दिया था। इस वीडियो में हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। के बाद बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो यहाँ पे क्या मैकेनिज्म रहती है। तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लाइक एज हो गई, हार्मोन्स हो गए, डाइट होगी या जीन्स होगी, ये मल्टी फैक्टोरियल कंडीशन है। यानी ऑस्टियोपोरोसिस जो कंडीशन है इसमें डिफरेंट या मल्टी फैक्टर्स, दो या दो से ज़्यादा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो भी फैक्टर्स है, लाइक एज है, हार्मोन्स है, डाइट है, जीन्स है, ये क्या करते हैं, इनकी वजह से बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। दूसरा, बोन्स का जो रिजॉर्प्शन है यानी जो ब्रेकडाउन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और तीसरा, बोन्स का जो फॉर्मेशन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो क्या होता है, जो भी फैक्टर्स मैंने आपको बताया उनकी वजह से कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में या ब्लड में। बोन का जो ब्रेकडाउन है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तीसरा, बोन्स का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, बोन्स का जो मास है, बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, बोन्स वीक हो जाएगी, जिस वजह से बोन्स इजीली फ्रैक्चर हो सकती है। इस कंडीशन को अपन बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट में बात करें इसके बाद अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो यहाँ पे क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, लाइक बैक एक। जो भी ऑस्टियोपोरोसिस वाला पेशेंट होगा उसमें लोअर बैक एक रहेगा, लोअर बैक पेन की शिकायत रहेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ऐसे पेशेंट्स की वो कंप्रेस हो जाती है, यानी एक दूसरे में जो है बोन्स वर्टिब्रा की वो धंस जाती है, जिस वजह से पेशेंट को पेन रहता है। नेक्स्ट वन, बोन की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। थर्ड वन, जो बोन्स होती है वो फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल का मतलब ये होता है कि बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। नेक्स्ट वन सिम्टम है प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कर्व ऑफ स्पाइन, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसका जो नॉर्मल कर्व होता है वो लॉस हो जाता है। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि नॉर्मल स्पाइनल कर्व कैसा होता है। तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट इमेज देख रहे हैं, इसमें आप जो देख रहे हैं ये वाला कर्व, ये नॉर्मल कर्व है जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में रहता है और ये नॉर्मल पोस्चर मेंटेन करके रखता है। बट ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के अंदर वर्टिब्रल कॉलम में एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाती है डिफरेंट टाइप्स की। लाइक यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट वन आप जो देख रहे हैं कंडीशन, इसको बोलते हैं लॉर्डोसिस। इसमें क्या होता है कि ये जो लंबार वर्टिब्रा है ये ज़्यादा अंदर की तरफ इनवर्ड बेंड हो जाती है, ठीक है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है, जिस कंडीशन को बोलते हैं लॉर्डोसिस। दूसरी कंडीशन देखेंगे आप काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है कि ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा ज़्यादा बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड बेंड हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, जिस कंडीशन को बोलते हैं काइफोसिस। और थर्ड वन है यहाँ पे स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या होता है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम लेटरली बेंड हो जाती है। लेटरली का मतलब है साइड की तरफ, ठीक है, तिरछी जो है बेंड हो जाती है, जिस कंडीशन को बोलते हैं स्कोलियोसिस। नेक्स्ट वन यहाँ पे सिम्टम आता है फ्रैक्चर ऑफ स्पाइन, रिस्ट, हिप, एंकल। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो बोन्स वेट बियर करती है यानी वेट उठाती है, उन बोन्स में फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। काइफोसिस मैंने आपको बता दिया, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। नेक्स्ट वन है ड्वागर्स हम्प। ड्वागर्स हम्प क्या होता है ये भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फीमेल है इसकी डिफरेंट आप पोस्चर देखेंगे, तो यहाँ पे जो ये वाला पोस्चर है ये नॉर्मल पोस्चर है और ये वाला जो पोस्चर है इसको बोलते हैं ड्वागर्स हम्प। अब इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे जो थोरेसिक वर्टिब्रा है ये जो बाहर की तरफ आती है यानी आउटवर्ड बेंड होती है, तो फीमेल या कोई भी पर्सन में इस तरह का जो है स्ट्रक्चर बन जाती है, हम्प बन जाता है। क्या बन जाता है, हम्प। आप लोगों ने बफेलो हम्प के बारे में सुना होगा कि जो बफेलो वगैरह होती है, भैंसे वगैरह, उनकी जो नेक होती है, गर्दन, गर्दन पे आप फैटी पेड़ देखते हैं यानी उभार सा बना हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हम्प। सेम वैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगी जिसको अपन बोलेंगे ड्वागर्स हम्प। और ये क्यों फॉर्म हो रही है, थोरेसिक वर्टिब्रा के बाहर की तरफ मुड़ जाने की वजह से। ओके, तो ये भी एक कॉमन साइन है ऑस्टियोपोरोसिस का।
नेक्स्ट वन यहाँ पे एक सिम्टम और आएगा, डिक्रीज ब्रीथिंग। डिक्रीज ब्रीथिंग क्यों होगी यहाँ पे अब ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसके पीछे का रीज़न। कि जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, ठीक है, वो क्या करती है, कंप्रेस करती है रिब्स को। किसको कंप्रेस करती है, रिब्स को। जैसे ही रिब्स कंप्रेस होती है, लंग्स एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं। एक्सपायरेशन के टाइम क्या होता है, जब भी हम सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स एक्सपेंड होते हैं, बट अगर रिब्स यहाँ पे कंप्रेस रहेगी तो क्या होगा, लंग्स पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे और पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होगी। ओके, नेक्स्ट वन एक और सिम्टम यहाँ पे आता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब यहाँ पे एब्डोमिनल एरिया में डिस्टेंशन क्यों होगी, उसके पीछे भी एक रीज़न होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लोडोसिस की कंडीशन जो होती है, जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया था, लोडोसिस में क्या होता है, लंबर वर्टिब्रा अंदर की तरफ मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। तो इस वजह से होता क्या है कि एब्डोमिनल केविटी के जो भी ऑर्गन्स हैं वो कंप्रेस होने लगते हैं। क्या होते हैं, कंप्रेस होने लगते हैं और आगे की तरफ धकेल जाते हैं, यानी आगे की तरफ प्रोट्यूड हो जाते हैं, जिस वजह से पर्सन को एब्डोमिनल एरिया में डिस्टेंशन की शिकायत रहती है, खिंचाव की शिकायत रहती है। ओके, समझ गए। तो ये बात हो गई इसके साइन एंड सिम्टम्स की। नेक्स्ट वन इसके बाद बात कर लेते हैं अपन डायग्नोसिस की। तो यहाँ पे पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे सीटी स्कैन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं एबनॉर्मलिटीज़ का। इसके अलावा जो प्रॉपर इसका जो मैंने डायग्नोसिस है ओस्टियोपोरोसिस का, वो है बोन डेंसिटोमेट्री। इसमें क्या किया जाता है, इसमें टेस्ट किया जाता है किसका पता लगाने के लिए, बोन की डेंसिटी का पता लगाने के लिए। ओके, इससे पर्सन में आइडेंटिफाई हो जाता है कि पर्सन में ओस्टियोपोरोसिस है कि नहीं। इसके अलावा ब्लड एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब इस एनालिसिस में क्या देखेंगे, ब्लड में विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल, ब्लड में कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल कितना है, इसको देखने के लिए। ओके, तो ये बात हो गई डायग्नोसिस की। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है ओस्टियोपोरोसिस का, इसमें जनरली ड्रग्स वगैरह दी जाती है, जिसमें फर्स्ट वन ड्रग आती है बाईफॉस्फोनेट्स। ये जो ड्रग्स होती है ये क्या करती हैं, बाईफॉस्फोनेट ड्रग्स, ये बोन्स का जो लॉस हो रहा है उसको स्लो कर देती है, बोन लॉस के प्रोसेस को स्लो कर देती है ये ड्रग्स। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, लाइक एलेंड्रोनेट है, राइजेंड्रोनेट है, इबेंड्रोनेट है, एंजोलेड्रोनिक एसिड है। ठीक है, तो इस तरह की ड्रग्स जो होती है क्या करती है, बोन जो लॉस हो रहा है उसको स्लो कर देती है। नेक्स्ट वन इसमें ड्रग्स आती है हार्मोन रिलेटेड ड्रग्स, जिसमें एक ड्रग आती है रेलोक्सिफेन। ये ड्रग क्या करती है, ये एस्ट्रोजन के फंक्शन को मिमिक करती है। मिमिक का मतलब होता है उसकी नकल करती है। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन की तरह वर्क करती है और ये किनको दी जाती है, जो पोस्ट मेनोपोजल वुमेन्स होती हैं जिनमें एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी रहती है, उन वुमेन्स को ये रेलोक्सिफेन ड्रग दी जाती है। अब ये क्या करेगी, ये ड्रग बोन डेंसिटी को मेंटेन करके रखेगी। ओके, नेक्स्ट वन इसमें ड्रग आती है बोन मिल्डिंग मेडिकेशन। इस तरह की ड्रग्स क्या करती है, बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, लाइक टेरिप्रोटाइड है, एबेलोपेरेटाइड है और रोमोसोजुमाब है। ठीक है, तो ये ड्रग्स क्या करती है, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इसके बाद बात कर लेते हैं अपन प्रिवेंशन की, कि इस कंडीशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो लोगों को या ऐसे पर्सन को एडिक्वेट डाइट लेनी चाहिए, किसकी, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी जैसे न्यूट्रिएंट्स की। इसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करना है और फॉल्स को प्रिवेंट करना है। अगर फॉल्स नहीं होंगे तो फ्रैक्चर होने के चांस नहीं होंगे। तो इन तरह की कंडीशंस को अप्लाई करके प्रिवेंट कर सकते हैं हम ओस्टियोपोरोसिस को। ओके, तो ये तो हो गया जनरल मैनेजमेंट। अब बात कर लेते हैं अपन इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे क्या क्या इंटरवेंशन या नर्सिंग केयर हम प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट का जो फिजिकल सिम्टम्स है, लाइक पेन को एसेस करना है और उसका मैनेजमेंट करना है, यानी जो ड्रग्स वगैरह प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट की जो मोबिलिटी है, यानी जो मूवमेंट्स है उसको लिमिटेड करना है, यानी बहुत कम करना है। जितनी मोबिलिटी कम होगी उतना इंजरी होने के चांस कम होंगे।
नेक्स्ट वन, पेशेंट को रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट को एडवाइस करना है, और कौन सी पोजीशन में पेशेंट को कहना है कि आप रेस्ट करो, सुपाइन पोजीशन यानी जो सीधे लेट के आप रेस्ट करो, या साइड लाइंग पोजीशन में रेस्ट करो। इसके अलावा पेशेंट को हीट एप्लीकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, या लोकल रब या लोकल मसाज जो है स्किन पे वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पेन कम होगा। नेक्स्ट वन, पेशेंट को जो मेट्रेस है वो फर्म प्रोवाइड करनी है, यानी फर्म मेट्रेस होनी चाहिए थोड़ी। इसके अलावा पेशेंट को हमें एंकरेज करना है कि आप रेगुलर वॉकिंग और स्ट्रेचिंग करें, मसल्स को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, ठीक है। नेक्स्ट वन, पेशेंट को एडवाइस कर देनी है कि आप बॉडी पोस्चर जो है मेंटेन करके रखें, गुड बॉडी में पोस्चर मेंटेन करके रखें, जो मैंने आपको नॉर्मल स्पाइनल कर्व बताया था, ओके। नेक्स्ट वन, इसके बाद जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी एंकरेज करना है कि आप पेशेंट को सपोर्ट करें डेली लिविंग में, या जो भी एक्टिविटीज़ होती है, ओके। नेक्स्ट वन, इसके बाद पेशेंट को एडवाइस देनी है कि आप असिस्टिव डिवाइस का यूज़ करें, जो ऐसे डिवाइस जो आपको चलने में फिरने में हेल्पफुल रहे, ठीक है। नेक्स्ट वन, पेशेंट को यहाँ पे एडवाइस देनी है कि आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी लिफ्ट ना करें या उठाएं नहीं, ठीक है, या सडन बेंडिंग ना करें, यानी एकदम से नीचे झुके नहीं। इससे क्या होगा कि फ्रैक्चर होने के चांस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे पेशेंट को एडवाइस देनी है कि आप सनलाइट में रहें, यानी थोड़ा बहुत धूप में बैठे। इससे क्या होगा कि विटामिन डी आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पेशेंट को एडवाइस देनी है हाई फाइबर डाइट लेने के लिए और फ्लूइड इनटेक अच्छा लेने के लिए, जिससे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो। नेक्स्ट वन, यहाँ पे पेशेंट को अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करने के लिए कहना है। इसके अलावा पेशेंट को एडवाइस देनी है कि आप प्रॉपर बेड रेस्ट लें, कैल्शियम और विटामिन डाइट अच्छे से लें, ताकि आपका जो बोन फॉर्मेशन है वो नॉर्मल रहे। नेक्स्ट वन, यहाँ पे पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देनी है और फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ओके। तो ये बात हो गई इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की, और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।